गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 8 ऊष्मा का संचरण, जिसमें हमने चालन और संवहन दोनों विधि को पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विकिरण। क्या बोल रहा है? चालन और संवहन में ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चालन और संवहन में ऊष्मा को संचरित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लंबी दूरी तक कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है। फिर भी ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती है। क्या बोल रहे हैं कि चालन और संवहन में ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई भी लंबी दूरी वो नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है। फिर भी ऊष्मा हमारे तक पहुंचती है, मतलब हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप 5 क्या लिया है इसमें? मोमबत्ती और थर्मामीटर। ये मोमबत्ती है, ये थर्मामीटर। थर्मामीटर की सहायता से हम वायु का ताप नोट कर लेंगे। उसके बाद उसे इस प्रकार रखेंगे कि उसका बल्ब एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ के पास रहे। पुनः थर्मामीटर का पाठ्यांक नोट करेंगे। अब देखेंगे ताप में वृद्धि हुई है या नहीं। वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः चालन द्वारा ऊष्मा थर्मामीटर तक नहीं जा सकती, और संवहन की प्रक्रिया से भी ऊष्मा नीचे की ओर नहीं जा सकती। तब ऊष्मा किस विधि से थर्मामीटर तक पहुंची, यह विधि ही विकिरण कहलाती है। मतलब चालन और संवहन में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विकिरण में होती है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे विकिरण कहते हैं। क्या बोला है? जैसे कि चालन और संवहन में पीछे पढ़े थे हम लोग, बोला था कि उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण में नहीं होती। उसमें सिर्फ जो ऊष्मा होती है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करते हैं, वही माध्यम, और उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह विकिरण कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा वस्तु और ऊष्मा के स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। क्या बोला है? किसी वस्तु द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा होती है, वह वस्तु और ऊष्मा के स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। दूरी जितनी अधिक होगी, ऊष्मा उतनी ही कम मात्रा में स्रोत से वस्तु तक पहुंचेगी। वे ग्रह जो सूर्य से पृथ्वी की तुलना में अधिक दूरी पर है, कम ऊष्मा पहुंचने के कारण ठंडे होते हैं। क्या बोला है? दूरी जितनी अधिक होगी, ऊष्मा उतनी ही कम मात्रा में स्रोत से वस्तु तक पहुंचेगी। वे ग्रह जो हमारी सूर्य से पृथ्वी की तुलना में अधिक दूरी पर है, वहाँ ठंडी रहते हैं, क्योंकि ऊष्मा पहुंचने के कारण वहाँ ठंडी हो जाती है। सभी गर्म वस्तुएं ठोस, द्रव या गैस ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, जिनका परिमाण निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है वस्तु का ताप, दूसरा वस्तु का रंग या उसकी सतह की प्रकृति। जैसे कि उसकी सतह की प्रकृति जैसे हो गई खुरदरा या चमकदार। इसके लिए क्रियाकलाप है। आवश्यक सामग्री लिए हैं, टीन के 2 डिब्बे लिए हैं, एक काला रंग है और एक चमकीला चमकदार, और एक थर्मामीटर। एक ही आकार के टीन के 2 डब्बे लिए, जिनके ढक्कन उनमें कसकर लगे हुए हैं। एक डिब्बे को हम काले रंग से रंग देंगे और दूसरे को चमकदार रहने देंगे। दोनों डिब्बों के ढक्कनों में थर्मामीटर डालने के लिए हम एक एक छेद कर देंगे। अब दोनों डिब्बों को हम एक कमरे में रखकर दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में खौलता पानी डाल देंगे। उसके बाद थर्मामीटर द्वारा दोनों डिब्बों के पानी का ताप हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के पश्चात पुनः थर्मामीटरों के ताप को हम नोट करेंगे। दोनों में से किस थर्मामीटर का ताप कम है या ज़्यादा है, वो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि काले डिब्बे में रखे पानी का ताप चमकदार डिब्बे वाले पानी के ताप से कम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि काली सतह चमकदार सतह की तुलना में ऊष्मा विकिरण का अच्छा उत्सर्जक है। सामान्यतः हरे रंग वाली वस्तुएं हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। इसके लिए एक और क्रियाकलाप है। ऊपर दिए गए उपरोक्त क्रियाकलाप में वाले 2
टीन के डिब्बों में से एक को हम काला रहने देंगे, दूसरे को सफ़ेद। जो ऊपर में बताई हूँ वही है नीचे में। उसके बाद दोनों को हम कमरे के ताप पर समान ऊंचाई तक पानी भरकर दोनों थर्मामीटर द्वारा उनका जो प्रारंभिक ताप का है मान उसको हम नोट करेंगे और दोपहर के समय 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। 1 घंटे के बाद दोनों थर्मामीटरों के ताप नोट करेंगे। कौन सा पानी अधिक गर्म है वो हमें पता चल जाएगा। काले डिब्बे का पानी अधिक गर्म होगा क्योंकि उसको हम दोपहर में धूप में रखे थे। अतः कहा जा सकता है कि सफ़ेद की तुलना में काला रंग ऊष्मा विकिरण का अच्छा अवशोषक है। सभी गहरे रंग ऊष्मा विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। जितने भी गहरे रंग होंगे वह ऊष्मा ज़्यादा ही उत्सर्जित करता है। दैनिक जीवन में ऊष्मा विकिरण क्या बोल रहा है? पहला, गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद या काले रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे उनके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हो और हमें गर्मी न लगे। ठंड के दिनों में हम काले और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं एवं हमें ठंडे से बचाते हैं। जैसे कि हम स्वेटर पहनते हैं, वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए हमारे अंदर का जो ऊष्मा है वो बाहर जाने नहीं देता, इसलिए वो हमें ठंड से बचाता है। खाना पकाने वाले बर्तनों के निचले हिस्से को या सोलर कुकर के भीतरी हिस्से एवं उसके अंदर रखे बर्तनों को काला रखा जाता है क्योंकि वह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है, जिससे ये ऊष्मा विकिरण का अधिक अवशोषक कर सके। चाय को ठंडा होने से बचाने के लिए चाय की केतली को चमकदार रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क का उपयोग हम ठंडे या गर्म द्रवों को एक लंबे समय तक उसी ताप पर रखने के लिए करते हैं। इसे इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके अंदर रखे द्रव से ऊष्मा का स्थानांतरण, चलन, संवहन और विकिरण तीनों विधियों से ना हो सके। ये इसका डायग्राम है, आप लोग अपने बुक में देख लेना अच्छे से। यह दोहरे दीवार वाले पतले कांच की बोतल का बना होता है जिसके बीच की हवा निकालकर उसे सील कर दिया जाता है। दीवारों के बीच कोई माध्यम न होने के कारण चालन एवं संवहन से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। इस बोतल को कार के फ्लास्क के ढक्कन द्वारा, ये कार का है, ढक्कन द्वारा बंद कर दिया जाता है। अब इस बोतल को उसी आकृति के बड़े प्लास्टिक के जार में कार्क, जो कुचालक होता है, का आधार बनाकर रख दिया जाता है जिससे वह टूट फूट से सुरक्षित रहे। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए कांच की दोहरे दीवार की बोतल के आमने सामने की सतह पर चांदी की पालिश कर दी जाती है। अंदर की चमकदार दीवार थर्मस फ्लास्क में रखे गर्म द्रव की ऊष्मा को अंदर परावर्तित कर देती है जिससे वह ठंडी नहीं हो पाती, और यदि फ्लास्क में ठंडा द्रव रखा हो तो बाहर की ऊष्मा को बोतल की बाहरी चमकदार दीवार परावर्तित कर देती है जिससे बाहर की ऊष्मा अंदर तक नहीं पहुंच पाने के कारण गर्म नहीं होती। इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण, चालन एवं संवहन विकिरण द्वारा न हो पाने के कारण थर्मस फ्लास्क में रखे द्रव के ताप में लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होता। अब इनके उत्तर दिया है, इनके उत्तर दीजिए। आप लोग इसको बनाएंगे, पीछे जो पढ़ाई हूँ उसी में से रिलेटेड है, लोग पढ़ेंगे हमने। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर चालन, संवहन और विकिरण नामक 3 विधियों द्वारा होता है। जब 2 वस्तुएं समान ताप पर हों तो उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण वस्तु के अणुओं द्वारा होता है चालन कहलाता है। इसमें अणु अपने स्थान से स्थानांतरित नहीं होती। ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का चालन आसानी से होता है ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। जब भी आप लोग वीडियो का अवलोकन करते हैं तो बुक को अपने सामने में रख कर पढ़ा कीजिए, क्योंकि वीडियो में कई बार दिखता नहीं है, ब्लर हो जाता है। ये मैं हर बार बोलती हूँ, बुक को अपने सामने रख कर पढ़ा करिए सब। ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का चालन आसानी से होता है ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। धातुएं जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा इत्यादि ऊष्मा के सुचालक हैं। ऊन, लकड़ी, स्ट्रॉ, कागज और थर्माकोल इत्यादि ऊष्मा के कुचालक हैं। द्रव एवं गैसीय ऊष्मा की कुचालक है। पारा द्रव होने के बावजूद ऊष्मा का सुचालक है।
द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है, जिसे हम संवहन कहते हैं। संवहन में ऊष्मा सदैव नीचे से ऊपर की ओर संचारित होती है। किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता न हो विकिरण कहलाता है, एवं इस ऊष्मा को विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। सूर्य से ऊष्मा हमें विकिरण द्वारा ही प्राप्त होती है, चालन और संवहन विधि के द्वारा नहीं होती, क्योंकि उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में किसी भी चीज़ के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। काली या गहरे रंग की वस्तुएं चमकीली सफ़ेद या हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अच्छी अवशोषक एवं अच्छी उत्सर्जक होती हैं। थर्मस प्लास्टिक की रचना इस प्रकार की होती है कि उसकी ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण तीनों विधियों द्वारा स्थानांतरित नहीं हो पाती। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग ये सब होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग बनाएंगे इस सबको, और नहीं आएगा समझ तो फिर मैं और बताऊंगी आगे की कक्षा में। आप लोग एक बार बुक को अच्छे से रीड करना, 1-2 बार, उसके बाद आप लोग बनाना, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे की कक्षा में दूसरा पार्ट शुरू करेंगे।